बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करना चाहेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के बयानात के हवाले से, जो कि अब शायद सियासी अफरा-तफरी का बाइस बन रहे हैं। हुकूमत के लिए भी जो है वो स्टेबिलिटी हासिल करना मुश्किल हो रही है। और दूसरी जानिब जो बयानिए इमरान खान की जानिब से दिए गए, चाहे वो रजीम चेंज के हवाले से हो, अपने ऊपर कातिलाना हमले के हवाले से हो, लेकिन अब उनका असर टूटता नज़र आ रहा है। एक तरफ जो है वो JIT जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाई गई थी, उस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से एतराज़ात किए गए और ये कहा गया कि वफाकी एजेंसियों को के नुमाइंदों को उस JIT में शामिल करना चाहिए, लेकिन हुकूमत पंजाब ने ये एतराज़ात साफ़ तौर पर मुस्तरद कर दिए हैं। उनका ये कहना था कि ये इख्तियार सूबाई हुकूमत का है कि वो JIT में किसको किसको शामिल करती है। यानी नाज़रीन, अब एक और जो इख्तलाफ है वो शुरू हो जाएगा। यानी JIT अगर कोई रिपोर्ट भी देती है तो वफाकी हुकूमत की तरफ से उसको माना नहीं जाएगा, इसलिए कि उसमें वफाकी एजेंसीज़ के जो नुमाइंदे हैं वो शामिल नहीं किए गए हैं। दूसरी जानिब अरशद शरीफ के कत्ल का जो मुकदमा है या जो उसके मामलात हैं वो भी अब तक पूरी तरह सामने नहीं आ सके हैं और कीनिया पुलिस भी इस हवाले से कोई मदद फराहम नहीं कर रही है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से अब स्टेप बैक किया जा चुका है। यानी अब उनका कहना यह है कि वो सिर्फ बैठ के देख रहे हैं और वो इस हवाले से कोई बयान नहीं देंगे या किसी किस्म का कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, क्या इस हवाले से कोई बातचीत हो गई है? क्या कुछ चीज़ों पे मामला तय पा गए हैं जिसकी वजह से इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे ये बयान दे दिया है कि अब वो आर्मी चीफ की तकर्री के मामले से पीछे हट गए हैं और वो सिर्फ ये तमाम जो प्रोसेस है उसे बैठ के देखेंगे। दूसरी जानिब ये भी खबरें थीं कि मुख्तलिफ जो मुसवदा है कवानीन में तरमीम का, जो कि आर्मी एक्ट 1952 है, उसमें तरमीम का मुसवदा तैयार कर लिया गया था और इस हवाले से उसे पेश भी किया जाना था, कामयाब भी कराना था, लेकिन फिर कुछ वजह से उसे रोक दिया गया। और दूसरी जानिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा जो हैं वो अपने अलविदाई खिताबात में मसरूफ़ हैं। मुख्तलिफ गैरिजन्स में गुज़िश्ता रोज़ कराची में कोर का दौरा किया उन्होंने और अलविदाई खिताब किया। तो अब ये बात तकरीबन कन्फर्म होती नज़र आती है कि कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद खैर बात कह देंगे पाकिस्तान आर्मी को और नया आर्मी चीफ जो है वो तैनात किया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, मुख्तलिफ बातें इन तमाम हवालों से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं शाइना शेर अली, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं और रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम शाइना शेर अली साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। खैरियत से आप? जी, मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? जी जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मुझे बताइएगा, क्या समझती हैं, क्या इमरान खान के बयानात, रोज़ाना के खिताबात और ये तमाम चीज़ें क्या हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं या सियासी अफरा तफरी का बाइस हैं? एक तरफ इंटरनेशनल मीडिया जो है ना वो भी हाईलाइट करता है, दूसरी जाने पाकिस्तान में भी जो सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए वो अब तक ये PDM की हुकूमत कायम नहीं कर सकी है। क्या कहेंगी आप? देखिए, जो इमरान खान का वो है उसमें हुकूमत को इतना वो नहीं है, वो खुद ही प्रेशर में है ना। ये जो लॉन्ग मार्च है जिस तरह से होना चाहिए उस हिसाब का लॉन्ग मार्च है ही नहीं। ये उसी दिन जिस दिन इसने ड्रामा क्रिएट किया था ना, ये ड्रामा मार्च बन गया था। तो हुकूमत इससे कोई ना बौखलाहट का शिकार है, ठीक है, और ना ही हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर है इसके मार्च से। ये अपना ये ड्रामा मार्च जब तक दिल चाहे तब तक कंटिन्यू करे। इसके मार्च से ना हुकूमत को फर्क पड़ना है और ना ही हुकूमत को फर्क पड़ेगा। हाँ, आपका ये है कि इंटरनेशनली तौर पर एक मैसेज जो है वो गलत जाएगा। इमरान खान ने हमेशा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छे ख्यालात नहीं रखे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर था तब भी का जो दौरे हुकूमत था वो उठाकर आप देख लें। और आपको पता होगा जो पिछला इसका एक मार्च था जो जाके पार्लियामेंट के सामने बैठा, फिर वो कब उठा, किस तरह से वो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाकया, मतलब इसने कभी मुल्क को किसी अच्छाई की तरफ गामजद नहीं किया। क्योंकि इंसान जो है वो अपने आप से, जब इंसान अपने आप से ये वादा करे कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ,
मैं सेल्फिश नहीं हूँ तो वो कुछ कर सकता है। अगर इंसान सेल्फिश होगा तो वो ऐसी हरकतें करेगा जो खान साहब अभी कर रहा है। मैं नहीं समझती हूँ कि सियासी तौर पर इमरान खान को मौका बहुत अच्छा मिला, लेकिन वो एक सियासी लीडर बन नहीं पाया। सियासी लीडर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उसके लिए स्ट्रगल करनी होती है, उसके लिए वो तहरीकें चलानी होती हैं जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने चलाई। जब वो ट्रक के ऊपर थी तो पीछे पूरा काफिला उसके साथ साथ था, ठीक है। ये कभी कंटेनर वाला सियासत करता है तो कभी जो है वो ड्रामाबाजी करता है, बाकी ये कुछ कर नहीं सकता है। इसके हाथ में ना पार्टी चलनी है ना ये मुल्क चलनी है। आप नहीं समझती मतलब पार्टी इनके हाथ में नहीं है, इमरान खान के हाथ में इस वक्त पाकिस्तान तो आप तहरीक देख लें शाह महमूद कुरैशी के जो स्टेटमेंट है वो उठाकर देख लें, खान साहब के उठा के देख लें, और इनके पार्टी में मुख्तलिफ जो इनके सीनियर्स हैं उनके आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं इनके स्टेटमेंट। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो कहते हैं कि जी वो यानी मुख्तलिफ लोग, हमें जावेद हाशमी साहब से ही सिलसिला चला और लोग छोड़ के जाते गए, लेकिन पार्टी अपनी जगह खड़ी है, कोई फ़र्क नहीं आया पार्टी में, चाहे जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, फैसल वाडा हो, कोई भी, जो लोग भी पार्टी से गए, पार्टी की मकबूलियत वही है और उसी तरीके से पार्टी इलेक्शंस जीत रही है, बाई इलेक्शंस तमाम जीत रही है। अगर मतलब लोगों में मकबूलियत नहीं होती तो बाई इलेक्शंस कैसे जीत रहे होते? आपके ख्याल में बाई इलेक्शंस में धांधली हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताया जा रहा है जो ज़िमनी इंतखाबात हुए जो हुकूमत के बदलने के बाद से? देखिए, हुकूमत के बदलने के बाद जो पंजाब और केपी इनके हाथ में है, वहाँ पे तो जो चाहे इनकी मर्जी है, जिस तरह से चाहे ये लोग कर सकते हैं। और पंजाब इतना बड़ा सूबा है, उसको भी इन लोगों ने जो है नहीं, लेकिन वो पहले मरहले के जो बाई इलेक्शंस थे वो तो पिछली हुकूमत ने कराए थे, उस पर तो हमजा शहबाज की हुकूमत थी, उसमें भी इन्होंने कामयाबी हासिल की पंजाब में। देखिए, पंजाब में जो है वो एक मुस्लिम लीग नून को जो है वो एक बहरान का सामना था, उन लोगों ने अपना स्टेटमेंट दे दिया। आप नून वालों से बेहतर पूछ लें, जो कैंडिडेट्स वो थे जो पीटीआई छोड़ के आए थे, एक गम और गुस्सा लोगों का था उन पे, उनके कैंडिडेट। लेकिन अगर लोग उनके खिलाफ हैं तो फिर गम और गुस्सा क्यों होगा लोगों को? अगर उनके कैंडिडेट सही होते जो तहरीक इंसाफ छोड़ कर आए थे, अगर वो उनको टिकट ना देते तो रिजल्ट जो है वो दूसरा आता। यानी अगर दूसरे कैंडिडेट्स होते तो रिजल्ट पहले से बेहतर होता। कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जो है ना वो मुज़ाकरात पे यकीन रखती है और इलेक्शन जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस इसको चलाना चाहती है, तो क्या क़बात है अगर थोड़े जल्दी इलेक्शन करवा भी लिए जाएं तो, ताकि क्लियर मैंडेट तो आए ना? अभी भी तो देखिए मखलूत हुकूमत है ना, क्लियर मैंडेट नहीं है किसी के पास। देखें, पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही पैगाम था, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा से ये मैसेज दिया कि इस मुल्क को जमहूरी हिसाब से चलना चाहिए, इस मुल्क की जमहूरियत पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए, इस मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियां देना। और इमरान खान को भी क्या कहावत है कि वो बैठ जाएं, 5 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। अब एक जिद्दी बच्चा जिद करके बैठ जाए तो उस जिद्दी बच्चे के ऊपर तो पूरा पाकिस्तान को अपनी लगा सकते हो ना। ये जमहूरी निजाम है, 5 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद आप पार्टी तो शाइना शेर अली साहिबा, आपकी पार्टी भी फिर 5 साल नहीं मेरी बात सुने, जिद क्यों कर रहे हैं? जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी भी 5 साल इंतजार कर लेती, आपने भी तो लॉन्ग मार्च निकाला, हुकूमत तब्दील हुई, तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की गई, तो फिर 5 साल इंतजार कर लेते कि चले 5 साल के बाद इलेक्शन के बाद आ जाए। देखिए, मुल्क के लिए जद्दोजहद करना, उस टाइम तमाम जमातों ने ये महसूस किया कि मुल्क को इस नौटंकी से, ये नौसरबाज से बचाना है। तो खराबी क्या थी मुल्क में उस वक्त? मुल्क को बचाने की खातिर जो है ये स्टेप उठाया गया है। इसके लिए अगर आप डिटेल प्रोग्राम करेंगे तो एक दिन का प्रोग्राम नहीं, लेकिन वैसे आप क्या समझते हैं उस हुकूमत में उस वक्त? पहले दिन से 3.5 साल तक का हिसाब
इन 10 मिनट में नहीं हो सकता है मेरे नहीं, भाई। मुझे कुछ सीधा सीधा उसके अगर आप लिए- चीजें बता दें कि उसके खराबी लिए- क्या क्या थी, उसके जैसे लिए देखें, उसके लिए आप जो है ना एक और अच्छाई क्या थी, नहीं मुझे तो आप अच्छाई वो बताएं ना गिनवा कि दें। जो आप चीजें, अच्छाई गिनवा दें, मैं बुराइयां गिनवा दूंगी आपको। नहीं मैं तो देखिए, मैं जो मेरा काम है एज एन एंकर, मैं किसी ना पार्टी की तरफदारी कर सकता हूँ ना किसी की मुखालफत कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जिस वक्त आपने महसूस किया और तमाम पार्टियों ने, जो सूरत हाल था मुल्क का उस टाइम, जी जी, वो आपके भी सामने था, ठीक है। लॉन्ग मार्च हमारा था, ड्रामा मार्च महंगाई के खिलाफ था ना आपका लॉन्ग मार्च, तो बेसिकली जो कहा गया था कि महंगाई मिटाओ मार्च है। मार्च में और इनके लॉन्ग मार्च में जमीन और आसमान का फर्क है। नहीं तो शाइना शेर अली साहब, आपका जो मार्च था वो महंगाई मिटाओ मार्च नहीं था, जिसे बाकायदा नाम दिया गया था महंगाई मिटाओ मार्च का? हम देखें उस वक्त मैं खुद शरीक था लॉन्ग मार्च में, कवर कर रहा था, मैं साथ था। मुझे पता है, जी, पता है आप हमारे साथ थे, बिल्कुल आप हमारे साथ थे। हमारा जो लॉन्ग मार्च था जी। वो एक मुल्क में जो है नाबालिग सियासी जमात, एक मुल्क पे काबिज था। हमें अपने मुल्क से उससे छुटकारा हासिल करना था। हमें जो है वो बहुत सारे क्राइसिस थे मुल्क के अंदर, महंगाई थी, सब कुछ, हमें उन सब से जो है वो निमटना था। तब हमने मार्च किया। हम कराची से निकले, हम इस्लामाबाद तक पहुंचे, हमने कोई सूरत हाल ना बिगाड़ी। टेंट सिटी हमने बनाए, हम अपने कारकुनों के साथ थे और पहले दिन से कराची टू इस्लामाबाद ये काफिला बढ़ा, ये काफिला कम नहीं हुआ। हमने ये ड्रामाई मार्च नहीं की, हमने किसी को धमकियां नहीं दी। हमारे चेयरमैन साहब ने जब स्पीच की है तो किसी के ऊपर कोई बदतमीजी वाला जुमला नहीं कहा, किसी भी पार्टी के लीडर को गालियां नहीं निकाली। ये तो मतलब मैं नहीं समझती हूँ कि इसको हम कोई सियासी बंदा कह सकते हैं जो इसकी स्पीचेज उठा के देख लें। जब ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हुआ करता था, कौन से किताब करता था, उस टाइम भी आप देख लें वो कहता क्या था कि बंदा सोचता था कि ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बैठ के कौन से किताब कर रहा है, सिर्फ तरीके इंसाफ का चेयरमैन होके ये बैठ के जो है वो किताब कर रहा है। ठीक ठीक। शाइना शेर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर सूबाई असेंबली शाइना शेर अली हमारे साथ मौजूद थी। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के घर पर पुलिस के छापे के हवाले से। इस हवाले से आपको बताते चलें कि कुछ देर कबल जो है वो पुलिस पहुंची हलीम आदिल शेख के घर पे और वहाँ मुख्तलिफ पार्टी लीडरान भी पहुंचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने पुलिस से ये दरियाफ्त भी किया कि वो किस तरीके से बग़ैर सर्च वारंट के और बग़ैर किसी वारंट गिरफ्तारी के वो एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं जो कि अपोजिशन लीडर भी है और मेंबर सूबाई असेंबली भी है। इस पे यानी ये तमाम बातें चल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एक FIR भी मंजर यहाँ पे आ गई है जो कि दहशतगर्दी की दिफात जिसमें शामिल हैं, और ये गुज़िश्ता रोज़ ये FIR गुलशन मेमार की हदूद में दर्ज की गई है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सैफुर रहमान साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। सर, क्या पोजीशन है? पुलिस पहुंची है, दहशतगर्दी की FIR काटी गई है गुज़िश्ता रोज़, और घर में अहले खाना भी मौजूद हैं। खुर्रम शेर जमान का मेरे ख्याल में मुकालमा भी हुआ है पुलिस वालों से, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये उसी का तसलसल है जो कि अरशद शरीफ के खिलाफ FIR थी, जो कि इमरान खान साहब जैसे लीडर साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ FIR हैं, जो कि बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सीनियर लीडरशिप और उनके MNAs MPs के खिलाफ या रहनुमाओं के खिलाफ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के पास और कुछ है नहीं, तो जो होता है उनके पास उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, गुलाम गवर्नमेंट के पास ये सब कुछ है कि सिंध में सिंध की पुलिस है उनके पास, तो उसको वो इस्तेमाल करते हैं। उनको उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। और वो FIR काटना, आप देखते हैं कि यहाँ FIR किस तरह कट जाती है। और इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म की FIR जो है वो पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद नहीं कटती, और यहाँ सिंध के अपोजिशन लीडर एक MPA की जो है FIR कट जाती है, और उसके घर के ऊपर जिस तरीके से दावा बोला जाता है
और जिस तरीके से पर्दे की पामाली की जाती है, तो ये इसकी मिसाल तो पूरे पाकिस्तान में किसी जगह नहीं मिलती है, बल्कि पूरे मतलब दुनिया में नहीं मिलती कि आपके किसी के घर में, जिस घर में शादी ब्याह अच्छा, हो रही हो। मुझे सैफुर रहमान साहब बताइएगा कि स्पीकर असेंबली से जो इजाजतनामा लेना होता है, तो अब उसकी शर्त पूरी नहीं की जाती है? देखिए, हमने ये भी इनके सामने रखा, ना इनके पास सर्च वारंट था, एफआईआर तो कहीं भी इन्होंने काट दी। इमरान खान की तो नहीं कट रही, लेकिन इनकी तो कट जाती है, तो वो इन्होंने काटी होगी। वो भी उनके पास जो है उसकी कोई कॉपी नहीं है, वो कोई व्हाट्सएप पे इनके पास होगी, ये कह रहे हैं हमारे पास मोबाइल में मौजूद है। और ना जनाब सर्च वारंट है इनके पास, ना इनके पास जो है स्पीकर सूबाई असेंबली के जो है वो ऑर्डर हैं कि जी आप एक एमपी और सिंध के अपोजिशन लीडर के घर पे जो है आप दावा बोल रहे हैं, तो कम से कम ये सारी फॉर्मेलिटियां ही पूरी कर देते ये। तो हम तो कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं, हमने इनसे यही कहा है कि आप कानून के मुताबिक चलें, तो ठीक है, हम कानून का अदालतों का भी हम अदालतों में आपका सामना करेंगे। और हमें उम्मीद है कि सिंध हुकूमत जो है वो गुलाम है, लेकिन अदालतें तो किसी की गुलाम नहीं है, अदालतें तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आजाद हैं। और हमें तो पुलिस का क्या कहना है सर, एफआईआर में क्या मुद्दा रखा गया देखिए, है? पुलिस का कहना, मैं इधर रास्ते में चल भी रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, पुलिस का यही कहना है कि जी वो मैंने आपको पहले ही बताया जी जी कि सिंध में पुलिस किस तरीके से काम करती है आपके सामने है। वो मजबूर हैं बेचारे, अफसरान जो होते हैं उनकी मजबूरी होती है, उनको नौकरी भी करनी है, उनको पोस्टिंग भी लेनी है, तो वो उस मजबूरी का एक जो है वो तसलसल है ये। और उस मजबूरी में ये बेचारे जो उस मौके पे मौजूद होंगे जहाँ पे ये एफआईआर कटी है, तो ये अफसरान उस मजबूरी तो सर अब क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा? हलीम आदिल शेख साहब ये बात इसकी उम्मीद रख रहे थे कि इस तरीके से पुलिस उनके घर पे आएगी? नहीं, देखें, कभी भी कोई जो है वो सीधे रास्ते पे और अच्छे रास्ते पे चलने वाला शख्स ऐसी उम्मीद तो नहीं रख सकता, लेकिन बहरहाल सिंध गवर्नमेंट से तो किसी भी तरह की उम्मीद रखी जा सकती है ना। ये उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो कब क्या करें, कि उनसे तो कोई भी उम्मीद रख सकते हैं आप। तो सिंध हुकूमत से किसी भी तरह की उम्मीद है, और बाकी इनका सामना करेंगे। अभी तो खैर पुलिस बाहर आ गई है, वहां से चले गए। अच्छा। और बाकी देखते हैं उनका इंशाल्लाह कल अदालत तो अब क्या अदालत से रुजू किया जाएगा सर? कल अदालत से करेंगे, अदालत से रुजू करेंगे, और पूरा भरोसा है अपनी अदालतों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। बहुत शुक्रिया। मैं ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे सैफुर रहमान साहब, मेंबर नेशनल असेंबली, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनका कहना था कि पुलिस हलीम आदिल शेख के घर पे पहुंची, लेकिन चूंकि स्पीकर से इजाज़त और बाकी जो ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी नहीं की गई थी, इसकी वजह से पुलिस अभी वापस चली गई है। लेकिन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हलीम आदिल शेख की जानिब से अदालत से रुजू किया जाएगा। नाज़रीन एक वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सिंध में अपोजिशन लीडर और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी और उस हवाले से जो छापा मारा गया, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से हलीम आदिल शेख के घर पे छापा मारा गया, लेकिन पुलिस के पास चूंकि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं थे और हलीम आदिल शेख भी शायद घर पे मौजूद नहीं थे, इस वजह से पुलिस को वापस जाना पड़ा। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजात कुरैशी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ सुन सकता हूं। जी, मुझे बताइए, ये जो एफआईआर काटी गई है अब मंजर आम पे आ गई है, क्या इस एफआईआर का मतन क्या है और किन दिफात के तहत दहशतगर्दी की दिफात भी इसमें शामिल की गई है एफआईआर में? जी बिल्कुल, देखें, ये गुलशन मेमार थाने की पुलिस थी जो गुज़िश्ता रोज यहाँ पर एफआईआर कटी है हलीम आदिल शेख के खिलाफ, और इस एफआईआर के जो मुद्दई हैं वो एमडीए के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव जो है इंजीनियर हैं, उनकी मुद्दईयत में ये एफआईआर कटी है। और तो मुद्दई का ये कहना है कि हम साइट पर पहुंचे थे और वहां पर जो है हम पे फायरिंग की है, और उस पर जो है गुलशन मेमार थाने के अंदर 780 के तहत जो है मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उसके नतीजे में आज हलीम आदिल शेख के घर पर पुलिस पहुंची है और पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, और जो है खवातीन पुलिस एहलकार भी थी। जब पुलिस एहलकार पहुंचे हैं अंदर तो हलीम आदिल शेख उनको नहीं मिले, और जो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है उनका ये कहना है कि हलीम आदिल शेख को उनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम जो है इस तरह की हथकंडों से घबराएंगे नहीं। तहम जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो उसके बाद जो है खुर्रम शेख जमान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी यहाँ पर पहुंचे। खुर्रम शेख जमान ने पुलिस से बातचीत की और कहा कि उनके पास सर्च वारंट है या नहीं, और
और उनके खिलाफ जो अगर FIR तो वो भी दिखाई जाए, और इसी तरह से स्पीकर सिंध असेंबली से इजाजतनामा लिया जाए, क्योंकि हलीम आदिल शेख जो है वो MPA भी हैं और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर भी हैं, और अपोजिशन लीडर को एक मिनिस्टर के बराबर ओहदा उनका होता है। तो पुलिस की जानिब से उनको FIR तो दी गई, लेकिन ये भी कहा गया कि हमें सर्च जरूर करना है, और जो है फिर इनकी नेगोशिएशन के बाद ये फैसला हुआ कि 2 खवातीन अहलकार जो हैं खुर्रमशेर जमान के साथ वो घर में दाखिल हुई, और खवातीन पुलिस अहलकारों ने तलाशी ली है घर की, और उसके बाद वो जब बाहर आई हैं तो खवातीन पुलिस अहलकार की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया कि घर के जो अंदर जो गमले थे वो टूटे हुए थे। पहले जब हम गए थे तो वो टूटे हुए नहीं थे, जब हम दोबारा गए हैं तो ये घर वालों ने ही तोड़े हैं, और इसका इल्जाम भी हम पे लगाया जा रहा है। जबकि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की जानिब से ये दावा किया गया है, इल्जाम आयद किया गया है कि पुलिस ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, जबरदस्ती घर में वो दाखिल हुए हैं, और बिना सर्च वारंट के उन्होंने घर में तोड़ फोड़ भी की है, और सामान को भी जो है तोड़ा है, तो घर के दरवाजे पर लाते भी मारी हैं। ताहम जरा ये बताते हैं कि हलीम आदिल शेख जो है वो पुलिस के आने से कुछ देर पहले ही रवाना हो चुके थे। उनके घर में उनकी साहबजादी की शादी की तैयारियां चल रही हैं, और अभी चूंकि पुलिस यहाँ से रवाना हो चुकी है, पुलिस ने तसल्ली की कि हलीम आदिल शेख घर पर मौजूद हैं या नहीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हलीम आदिल शेख घर पर मौजूद नहीं है तो वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। जी अच्छा, मुझे बताएं कि हलीम आदिल शेख के घर पे CCTV कैमरे मौजूद नहीं है जिनसे इस बात की तस्दीक की जा सके कि आया ये गमले जो है पुलिस की तरफ से तोड़े गए, उनकी अपनी जिस तरह मुबैना तौर पर पुलिस भी ये कह रही है कि ये गमले खुद उनके अहल खाने की जानिब से तोड़े गए। देखिए, ये हलीम आदिल शेख के घर पे रेड फर्स्ट टाइम नहीं हुई, 6ठी मरतबा ये रेड हुई है, और आज जो FIR उन्होंने दिखाई है गुलशन मेवात थाने की पुलिस ने, उसमें भी 780 शामिल की गई है। दफा 780 के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, और जो है CCTV की जहां तक बात है, यही सवाल हमने जब हलीम आदिल शेख के अहले खाना से किया, जो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उनसे हमने बात की, तो वो CCTV फुटेज जो है फिलहाल देने से कासिर रहे। उनका दावा जरूर है कि पुलिस ने जो है घर में तोड़फोड़ की है और घर के दरवाजे पर लाते भी मारी है। ताहम हलीम आदिल शेख यहाँ पर मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और अब चूंकि पुलिस यहाँ से रवाना हो गई है तो जरा ये बताते हैं। आप कह रहे हैं हलीम आदिल शेख यहाँ मौजूद है या खुर्रमशेर जमान मौजूद है? हलीम आदिल शेख यहाँ पर मौजूद नहीं है, खुर्रमशेर जमान यहाँ पर मौजूद है। हलीम आदिल शेख यहाँ पे पुलिस की रेड होने से पहले यहाँ से रवाना हो चुके थे। जरा ये बताते हैं कि हलीम आदिल शेख जो है अब इस FIR पर बेल करवाएंगे। हलीम आदिल शेख का ये उनके जो तर्जुमान है उनका ये कहना है कि इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करती है सिंध पुलिस, और सिंध हुकूमत की इमा पर जो इस तरह की हरकतें की जाती हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया तर्जुमान ने कि पुलिस अफसरान जो है सिंध हुकूमत के एक वजीर से जो है मुशावरत और हुकूमत अहकाम लेते रहे बार बार, और जो है जब उनसे बार बार पूछ रहे थे कि FIR दिखाई जाए किस कानून के तहत जो है यहाँ पर रेड की गई है, मुख्तलिफ थानों की पुलिस के हमरा क्यों यहाँ पर आए हैं, तो पुलिस जो है बड़ी नेगोशिएशन के बाद जो है पुलिस ने फिर गुलशन मेवात थाने की FIR दिखाई, जिसमें 780 के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया था, जो कि MDA के अफसर की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। तो ये हमने जब मुद्दई से बात की है तो मुद्दई का कहना है कि जो है उसने उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया, और ये थोड़ा सा ये अभी अजीब मामला है कि मुद्दईयत उन्हीं की है, MDA के अफसर की, उन्हीं के इल्म में नहीं कि FIR दर्ज हो चुकी है। तो इस हवाले से जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है दावा कर रहे हैं कि ये सिंध हुकूमत की इमा पे समांतर इकदाम किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात, आपने प्रोग्राम में शिरकत की और भी पढ़ दिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और नाज़रीन हम बात कर रहे हैं जो मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, क्या इमरान खान के बयानात जो हैं वो सियासी अदम इस्तेहकाम का सबब हैं जिसकी वजह से हुकूमत अब तक स्टेबल नहीं हो पा रही है। बहुत से ऐसे इशूज़ हैं, महंगाई है, दूसरी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंध सूबे की, तो यहाँ पे भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को कि वो इत्तेहादी जमात है, लेकिन अब तक जो उनके मुतालबात हैं, जो चीज़ें हैं, वो शायद अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत के साथ तो ज़रूर है लेकिन आवाम को अब तक डिलीवर नहीं कर सके हैं। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर सूबाई असम्बली हैं गुलाम जिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम।
गुलाम जिलानी साहब क्या कहेंगे सर, क्या अब तक आपकी साबिक इत्तेहादी जमात के चेयरमैन जो है इमरान खान, उनके बयानात अब तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होने दे रहे हैं? कभी कोई बयान आ जाता है, कभी कातिलाना हमले के हवाले से, कभी मुख्तलिफ और चीज़ों के हवाले से, फिर हुकूमत की जानिब से भी मुख्तलिफ स्कैंडल्स, चाहे तोशाखाना स्कैंडल हो या चीज़ें हों, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। हुकूमत का कार्य सरकार जिस तरह चलनी चाहिए उस तरह शायद अब तक नहीं चल पाई है, क्या कहेंगे आप? अब देखें, पहले 3.5 साल के अरसे तक जो है इन्होंने वैसे आवाम को जो है वो गुमराह करके रखा। जो चीजें होनी चाहिए थी इस मुल्क के लिए वो नहीं कर सके, सिवाय करप्शन के। कि अगर हम 1947 से लेकर और 2018 से पहले तक का अगर हम पूरा सिस्टम को चेक करें और उसके बाद इस 3.5 साल के सिस्टम को चेक करें तो आपको वाज़ा फर्क नजर आएगा कि उन तमाम ने मिलकर वो काम नहीं किया जो अकेला पीटीआई ने जो है वो इस 3.5 साल के अरसे में किया। अब एक चीज जो क्लियर हो रही है, साबित हो रही है, एक शख्स आके मीडिया पे बता रहा है प्रोग्राम में लाइव के यार मैंने जो है घड़ी इस तरीके से ली और इस तरीके से नहीं ली। उसके खिलाफ भी आप बोल रहे हैं कि जी मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं केस करूंगा, मैं सारी चीजें करूंगा। तो मैं समझता हूँ कि सिवाय अपने आप को डिफेंड करने के पीटीआई और किसी पोजीशन में मुझे नजर नहीं आ रही। सर, तो इमरान खान के खिलाफ या उनकी हुकूमत के खिलाफ करप्शन की सिर्फ यही तोशाखाना और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल और यही चीजें अब तक मिली हैं जो हुकूमती करप्शन होती है? लेकिन सर आप हिस्सा रहे हुकूमत का और अभी भी हुकूमत का हिस्सा हैं, मिनिस्ट्री भी आपके पास थी, तो क्या अमीनुल हक साहब पे भी प्रेशर डाले गए, करप्शन की गई? आप तो हिस्सा थे, आप तो घर के बंदे, घर का भेदी जिस तरीके से भेद खोल सकता है कोई नहीं खोल सकता। तो क्या वो भी इस बात के गवाह हैं कि करप्शन हुई उनकी मिनिस्ट्री में भी वफाकी हुकूमत की जानिब से? सर वाहिद अमीनुल हक भाई जो है वो मिनिस्टर हैं उस वक्त से लेकर आज तक जिनके ऊपर कोई एलिगेशन अभी तक किसी भी जमात की तरफ से नहीं लगाया जा सका। और परसों का उनका बयान था कि अगर ऐसी कोई चीज होती तो सबसे ज्यादा काम जो है 3.5 और 4 साल के अरसे में अगर किसी मिनिस्ट्री ने किया है तो आईटी मिनिस्ट्री है, जिसने सुबह सिंध से लेकर और केपी के तक जो है जो काम किए हैं। तो सर ये काम उस 3.5 साल या 3.25 साल में हुआ जो पीटीआई की हुकूमत थी, या इन 8 महीनों में भी कोई काम हो पाया, 7 महीनों में ये जो हुकूमत गुजरी है? क्योंकि इसमें तो अमीनुल हक साहब ने साफ अल्फाज में कह दिया कि जी फंड्स नहीं मिल रहे हैं और अगर इसाक डार साहब मेरी मिनिस्ट्री को फंड नहीं देते, अगर मैं मिनिस्टर नहीं रहा तो आप भी मिनिस्टर नहीं रहेंगे। सर बहुत बड़ा बयान है। इसका मतलब यह है कि इन 7 महीनों में आईटी की मिनिस्ट्री को कोई खातिर खा फंड्स या उसमें कोई स्टेप्स नहीं लिए गए? नहीं, ऐसा नहीं है अमीन भाई। ये कहने का मकसद ये था कि जो 3.5 साल से वो मेहनत कर रहे हैं और उस पर अगर आखिर में आकर जो है वो तमाम प्रोजेक्ट जो वो लॉन्च कर चुके थे, सारी चीजें थी, अगर उसमें कोई हर्डल डालेगा तो वो फिर डेफिनेटली जो है मिनिस्ट्री के ऊपर उसका इफेक्ट आना था। तो इसलिए अमीन भाई ने जो है थोड़ा सा सर, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि 3.5-4 साल में सिर्फ करप्शन हुई, लेकिन आप कह रहे हैं आपकी मिनिस्ट्री में काम हुए और वफाकी हुकूमत की मिनिस्ट्री थी, आईटी की मिनिस्ट्री में भी बड़ा मार्जिन होता है सर। अगर कोई हुकूमतें करप्शन करनी चाहें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर उस जिनको करप्शन करने का शौक था, जिनका करप्शन करने का जो है वो एजेंडा था, उन्होंने करप्शन किए। जिसका काम करने का एजेंडा था, जिसने जो है इस मुल्क के लिए कुछ करने था, उसने जो है वो अपना काम किया है। और सूरत हाल आपके सामने है कि अभी आईटी टावर जो है पहले इस्लामाबाद में और अब कराची में जो है बनने जा रहा है। तो ये भी जो है वो आईटी मिनिस्टर का ही कारनामा है ना, एमकेएम का ही कारनामा है मेरे भाई। तो इसमें जो है जो काम करना चाहता है वो काम करेगा, और जिसने 2 नंबरी करनी है, जिसने करप्शन करनी है, वो करप्शन ही करेगा। तो गुलाम जिलानी साहब, आप अगर मवाजना करें अभी तक के इन 7 महीनों का, तो क्या इस हुकूमत ने पिछली हुकूमत से ज्यादा काम कर लिए हैं? देखिए, इस हुकूमत को अभी तक काम करने से ज्यादा जो है वो जो पिछली हुकूमत के दाग थे उनको धोने में टाइम लग रहा है ना। वो आईएमएफ के मामला, वो करप्शन के मामला, जो 2 अरब रुपए का मंसूबा था वो केपीके में जो है वो 16 अरब रुपए में चला गया। उसको फिर लाके डीएचए में एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की कोशिश कर दी, एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया डीएचए का। तो ये सारे मामला हैं और वो यहाँ से भी भागे में। तो ये वो मामला हैं जिनको मतलब गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि इन तमाम केसेस के होते हुए भी, इन तमाम मामला को जो है हैंडल करते हुए भी जितना डिलीवर कर सकती है उसके लिए जो है वो इंशाल्लाह कोशिशें हो रही हैं और एमके अपना किरदार अदा कर रही है। गुलाम जिलानी साहब, जो आपके जिन नुकात पे मुआहिदा हुआ आपका इस मौजूदा हुकूमत से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, पहले भी आपको गिला ही रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कि बहुत 6 नुकाती मुआहिदा भी MOU पे भी जो है ना अमल दरामद नहीं हो सका। अब 26-28 नुकाती जो मुआहिदा है, इनमें से किसी पे अमल दरामद हुआ है, सवाए इसके कि आपकी गवर्नरशिप आपको दे दी गई
इसके अलावा जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो आपको मिल गई हैं, तो इसके अलावा और कोई इक़दाम किए गए हैं आपके मुआहदे के हवाले से जिसमें मुख्तलिफ जो बल्दियाती क़वानीन हैं उनमें तरमीम की बात भी की गई थी, डिलिमिटेशन, बहुत सारी चीज़ें थी, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, इस पर जो है काम हो रहा है और अभी MKM ने सिंध असम्बली में और कराची की जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें अपना किरदार अदा नहीं किया, तो उसकी वजह यही है कि हम शॉर्ट टाइम के लिए जो है वो किसी भी चीज को अपनाने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आता है, जो मेयर आता है, चाहे वो पूरे सिंध में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, किसी भी डिवीजन का हो, तो वो इतना बाइख्तियार हो। और उसी वजह से MKM ने अभी तक जो है 140 पे मामलात हैं और तमाम चीजों को हैंडल कर रही है। इस्लामाबाद तक जो है पेटिशन और कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो MKM से इसी बात पर जो है वो आखिरी एजेंडे पे काम कर रही है कि किसी भी तरीके से मेयर कराची हो या मेयर हैदराबाद हो या मेयर लाड़काना हो या मेयर जो है दादू हो, वो इतना बाख्तियार हो कि उसको जो है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ या दूसरी गवर्नमेंट की तरफ ना देखना पड़े। और जो भी डिपार्टमेंट है, अब कराची में अगर आप देख लें तो KDA के हवाले से, DMCs के हवाले से, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से देख लें, SBCA के हवाले से देख लें, तो कराची का मेयर जो है सिर्फ वो चिड़ियाघर के जो है टिकट से या सफारी पार्क के टिकट से पूरा कराची थोड़ी चला सकता है। ये तमाम चीजें जब आप उससे ले लेंगे और तमाम चीजों को अपने हैंड ओवर रख कर कि 2 करोड़ से ज्यादा का आप जो है वो टेंडर नहीं कर सकते, वो आपके मेगा प्रोजेक्ट में जाएगा, सारी चीजें हैं, तो इससे बेहतर है कि इलेक्शन ना हो। जब आपने पहले की तरह उसको बेख्तियार रखना है, तो हम चाहते हैं कि जो भी मेयर आए, चाहे वो पूरे सूबे में किसी भी डिस्ट्रिक्ट और किसी भी डिवीजन से हो, वो बाइख्तियार हो। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है और 22 नवंबर को ये फैसला सुनाया जाएगा। आप मुझे बताइएगा कि क्या समझते हैं, क्या इस वक्त कराची को बल्दियाती इंतखाबात की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आपकी जानिब से तो मुखालफत की गई है कि इन बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया जाए जब तक कि इस्लाहात नहीं हो जाती और डिलिमिटेशन नहीं हो जाती और जो क़वानीन में तरामीम है वो नहीं हो जाती। जो लोग सिर्फ पैसा कमाने के हवाले से इस शहर कराची में और जो बाकी इलाके रह गए वहाँ पे इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं को ये बताएं कि एक यूसी अगर 80,000 पर है और एक यूसी जो है 26,000 पर है, तो किस तरीके से आप कंपैरिजन करेंगे? दोनों यूसी का फंड एक जैसा, सारी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन एक यूसी जो है उस फंड में 80,000 लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करेगी और इसी फंड में एक यूसी जो है वो 26,000 लोगों को फैसिलिटेट करेगी। तो ये दोहरा मेयार नहीं है। यही वो सूरत हाल है जिसके ऊपर हमें फौरी जरूरत है शहर कराची को बल्दियाती इलेक्शन की। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देकर गई है उस पर इम्प्लीमेंट की भी तो जरूरत है ना। डिलिमिटेशन का मतलब क्या था कि इक्वलिटी की बुनियाद पे जो है वो तमाम यूसीज की जो है डिलिमिटेशन हो, लेकिन जो सूरत हाल है कि कहीं पे 80,000 पे, कहीं पे 75,000 पे, कहीं पे 65,000 पे और कहीं पे 13,000 पर और कहीं पे 17,000 पे भी जो है वो यूसीज को जो है वो डिवाइड किया गया। तो ये वो सूरत हाल है कि मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू थू। तो इस सूरत हाल में तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन ना ही हो और सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि जो जाते हुए चीफ जस्टिस साहब जो है जो फैसला देकर गए थे उसकी जो खिलाफ वर्जी हो रही है, जो कंडेम उसके ऊपर हो रहा है, उस पर भी एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर जो है वो मर्दमशुमारी का भी और डिलिमिटेशन का जो चीफ जस्टिस साहब जाते हुए ऑर्डर करके गए थे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए उनको, कि जो लोग उसकी कंडेम में जा रहे हैं उसके खिलाफ भी जो है फैसला होना चाहिए, उनके खिलाफ केसेस बनने चाहिए कंडेम के। ठीक है, तो सर आप समझते हैं कि अब अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 15 रोज़ में इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट फिर फौरी हंगामी बुनियादों पे इंतखाबात में तैयारी शुरू करेगी? तो ये फैसला जो है आपको पता है कि हमारे पास जो एक फॉरम है राब्ता कमेटी का, तो वो इस सूरत हाल को देखेगी कि हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना है नहीं लेना, और लेना है तो किस सूरत हाल में लेना है और नहीं लेना तो उसकी जो है बैकग्राउंड से जो है शहर कराची में क्या असरात मतलब हो सकते हैं। ठीक, तो वो फैसला जो है जब कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद जो है जो भी फैसला राब्ता कमेटी हमारी करेगी उसके हिसाब से जो है इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर सूबाई असेंबली गुलाम जिलानी हमारे साथ मौजूद थे। ऑनलाइन प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।